हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में आप सभी ने स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है वो जान चुके हैं। आप सभी बच्चों को कॉमन कुछ डिजीजेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ में बताया है। मैंने आपको सामान्य जुकाम के बारे में, टाइफॉइड फीवर के बारे में, मलेरिया के बारे में बताया है। मैंने आपको प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में भी बताया है, जो मलेरिया का कारक है, कैरियर है, जो एक मच्छर के काटने से फैल जाता है और ये संक्रमित व्यक्ति और मच्छर दोनों ही इसका होस्ट हैं, यानी इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो पोषकों की आवश्यकता होती है। प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है उसमें आधा समय वो मच्छर की गट वॉल में व्यतीत करता है और आधा टाइम वो क्या करता है, मनुष्य के शरीर में व्यतीत करता है। सामान्य तौर पर जब जब भी आरबीसीज पर इफेक्ट होता है और आरबीसीज जब ब्लास्ट होती हैं तो हीमोजोइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है बॉडी में, जिससे बहुत ज्यादा ठंड लग करके फीवर आता है और ये मलेरिया का एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो आई होप सभी बच्चों को ये पूरा प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आपको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से अपने डाउट्स को पूछना है, वो जरूर आपका क्लियर किया जाएगा। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और हमने इम्यूनिटी के बारे में बात कर ली थी, तो आज हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, हल्का सा क्विक रिवीजन करने के बाद। बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग जो चैप्टर है, ये चैप्टर में आपको मैंने मानव स्वास्थ्य क्या होता है वो और कौन कौन से रोग जो सामान्य तौर पर मनुष्य को हो जाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपका क्लास 12th का चैप्टर है बच्चों। इसमें मैंने आपको स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होती है, कभी कभी क्या होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में भी बात करते हैं। तो स्वास्थ्य क्या होता है इसके बारे में आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जिसको हम कहते हैं, हेल्थ संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको हम एक हेल्दी व्यक्ति कह सकते हैं, है ना। ऐसा ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो क्या होता है, तो उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है, यानी कि उनकी कार्य कुशलता बढ़ती है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि उनकी उत्पादकता बढ़ती है। या हम ये कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो 8 घंटे के बजाय 10 घंटे भी काम कर सकता है, और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं है तो 8 घंटे सामान्य तौर पर यदि कोई व्यक्ति काम कर सकता है, तो जो थोड़ा बीमार है वो 6 घंटे ही काम करने के बाद बहुत ज्यादा थकान में आ जाता है। यानी कि कार्य कुशलता जो है, जब स्वस्थ व्यक्ति है तो कार्य कुशलता बढ़ती है और उत्पादकता भी बढ़ती है। स्वस्थ क्या है, व्यक्ति को लंबी उम्र देता है। स्वास्थ्य हेल्दी जो व्यक्ति है वो एक लंबे समय तक अपना जीवन जीता है, और हम लोगों की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो थोड़ा एडवांस हो चुकी हैं या बहुत एडवांस हो चुकी हैं। तो आज के समय में शिशु और मातृ मृत्यु दर, जिसे हम इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, ये इसको कम करता है। क्या ये जो है ये कम करता है। क्लियर है सभी बच्चों को। संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट और पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज, ये इन कुछ लाइफस्टाइल को चेंज करके हम अपना स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रख सकते हैं या अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। स्वास्थ्य किन किन चीजों से प्रभावित होता है, देखिए, आनुवांशिक विकार, यदि कोई रोग आनुवांशिकता के तौर पे, आनुवांशिकता आपने पिछले यूनिट में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी। जेनेटिकली यदि कोई रोग किसी बच्चे में ट्रांसफर हो रहा है तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। संक्रमण, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर, संक्रमण हो जाने पर भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आहार, आराम और व्यायाम सहित जीवन शैली, यानी कि अच्छा खाना, बैलेंस खाना, संतुलित आहार
और जितना आपके शरीर में आपके काम करने के बाद टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत, यानी समय पर आराम करना और एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, ये 3 ऐसी जीवन शैलियां हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य, इस तरीके की जीवन शैली अपनाने से हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है बच्चों? अच्छा रहता है। इसके विपरीत नशीली दवाओं, यानी कि जिन पर बैन है, जो दवाइयां बैन हैं, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आप जिन दवाइयों को नहीं ले सकते हैं, नशीली दवाओं और शराब जिसको हम कहते हैं, अल्कोहल के सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब ये जो नशीली दवाएं हैं इनको हम कहते हैं ड्रग्स, और जो अल्कोहल है इनको हम कहते हैं अल्कोहलिक बीवरेजेस। ठीक है, तो इसका पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव। इसके बारे में विस्तार से हम अगले जो हमारा सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर है उसमें हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे इसके बारे में कि शराब का क्या है, कैसे है। तो नशीली दवाओं और शराब के बारे में हम अगले यानी कि सूक्ष्म जीवों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे बनती है और किस तरह से इसका असर होता है। ठीक है, रोगों को, जो भी रोग हो जाते हैं उनको हम 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो होता है बच्चों इन्फेक्शियस डिजीज, जिन्हें हम कहते हैं संक्रामक रोग, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, और गैर संक्रामक रोग जिसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं, और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो जाते, प्रसारित नहीं होते, फैलते नहीं, उन्हें हम गैर संक्रामक रोग कहते हैं। तो कैंसर कैसा रोग है? कैंसर एक गैर संक्रामक रोग है, लेकिन ये मौत का कारण भी बनता है कभी कभी। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक सूक्ष्म जीव। ये क्या है? सैल्मोनेला टाइफी जो है ये इंसान में पाए जाने वाले कुछ रोग होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं, कुछ फंजी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ये संबंधित जीव जो है वो मनुष्यों में बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे रोग पैदा करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। अब टाइफॉइड क्या है? टाइफॉइड का रोग कारक है बच्चों साल्मोनेला टाइफी, यानी कि जीवाणु, एक प्रकार का जीवाणु जिससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वह मनुष्यों की छोटी आंत और ब्लड के माध्यम से या अन्य अंगों में भी जाती है। इसके संचरण की विधि क्या है? ये भोजन और पानी के संदूषण से, यानी अगर आपका खाया जाने वाला खाना या पिया जाने वाला पानी कंटामिनेटेड है तो भोजन और पानी के संदूषण से ये रोग जो है वो फैलता है। लक्षण इसके क्या हैं? तेज बुखार का आना, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिर दर्द और भूख का ना लगना, ये इसके लक्षणों में से एक है। आंतों, इसमें अगर सीवियर कंडीशन हो तो आंतों में छेद हो जाते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है ना। टेस्ट इसका क्या है? टाइफाइड बुखार की पुष्टि जो है वो विडाल टेस्ट के द्वारा हो सकती है। विडाल जो सामान्य तौर पर सरकारी अस्पतालों में भी ये टेस्ट अवेलेबल होता है, और जिसमें आपके खून की जांच होती है और उससे आपका ये पता चलता है कि आपको टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर होने का मतलब ये है कि एक नियत समय पर ही बहुत लंबे समय तक बुखार आता रहेगा और बुखार कंप्लीटली खत्म नहीं होता है ना। उसको हम टाइफाइड फीवर के नाम पे समझ सकते हैं। फिर विडाल का टेस्ट करा के इसका इलाज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं उसके बारे में। निमोनिया एक ऐसा रोग है बच्चों जो कैसे फैलता है? जो फैलता है, इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इससे फेफड़ों के अल्वियोलाई यानी वायु कोशों में जो क्या हो जाता है? फ्लूइड भर जाता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं। इसके संचरण का क्या कारण है? संक्रमित व्यक्ति द्वारा अगर हवा में जो हम सांस के माध्यम से जो भी एरोसॉल्स या सांस की बूंदें जो छोड़ते हैं उसको दूसरा व्यक्ति अगर अपने शरीर में सांस के माध्यम से ले लेता है तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी ये हो सकता है। लक्षण इसका क्या है? बुखार आना, तेज ठंड लगना, खांसी और सिर दर्द होना, और यदि गंभीर मामला है तो गंभीर मामलों में उंगलियों के नाखून नीले या काले पड़ जाना। इसी तरह से एक और रोग है सामान्य जुकाम। आई होप कि आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं केवल जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ। आपको आज पढ़ना है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। सामान्य जुकाम में आप सभी देख रहे हैं कि राइनो वायरस है जिसमें नाक तहत श्वसन मार्ग प्रभावित हो जाते हैं। प्रेषण का कारण क्या है?
लक्षण इसका क्या है? नाक का जमना, बहना, गले में खराश होना, स्वर बैठना यानी आवाज का बैठ जाना, खांसी होना, थकान का होना। ये आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक होता है। और मलेरिया रोगजनक जो है इसका क्या है? इसके बाद आपने नेक्स्ट रोग के बारे में पढ़ा था, वो था मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीसीज के कारण फैलता है, जिसमें प्रभावित होने वाला अंग है मनुष्यों का लीवर यानी यकृत, और आरबीसीज यानी ब्लड में मौजूद लाल रक्त कणिकाएं। ये 2 चीजें हैं मनुष्य के शरीर में जिससे जो प्लाज्मोडियम से प्रभावित होती हैं। इसका संचरण का क्या कारण है? मादा एनोफ्लीज यानी फीमेल एनोफ्लीज वेक्टर के काटने से ये प्रभावित होता है मलेरिया। ठीक है, इसका रोगजनक क्या है? प्लाज्मोडियम इसका रोग कारक है। सिम्टम्स इसके क्या है? तेज बुखार और ठंड का लगना, बुखार हर वैकल्पिक दिन पर होना, है ना, यानी अल्टरनेट डेज पर होना, जैसे आज हुआ तो कल नहीं होगा, परसों होगा, ऐसे एक एक दिन का गैप करके होना, और उल्टी होना। इसमें सिम्टम्स मलेरिया के क्या क्या हैं? आपके शरीर के कौन कौन से अंगों को ये प्रभावित करता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आप देखते हैं प्रभाव पड़ता है, ये आपके सिरदर्द के रूप में सामने आता है। आपके स्किन पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कपकपी, और कभी कपकपी होना और कभी कभी पसीना आ जाना। सिस्टेमेटिक फीवर आप देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी में आप देखते हैं ड्राई कफ का होना। मस्कुलर में आप देख सकते हैं फटीग या पेन का होना, है ना। मांसपेशियों में बहुत ज्यादा थकाव का अनुभव होना और दर्द का अनुभव होना। बैक में आप देख सकते हैं पेन के रूप में सामने आता है, दर्द के रूप में सामने आता है। स्प्लीन में आप देखते हैं प्लीहा जो है वो थोड़ी साइज में बड़ी हो जाती है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। स्टमक में आप देख सकते हैं कि उल्टी सी महसूस होना और नाउशिया यानी कि हल्का सा उल्टी सी फीलिंग आना। इसमें देखते हैं आप मॉस्किटोज जो है ये 2 पोषकों की इनमें आवश्यकता होती है। इन मॉस्किटोज क्या होता है? मच्छर के शरीर के अंदर क्या होता है? अगर कोई संक्रमित मच्छर जो है वो किसी सामान्य व्यक्ति को काट लेता है तो अपनी लार के माध्यम से स्पोरोजोइट्स को किसमें इंजेक्ट कर देता है? मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कर देता है, जहां पर लीवर को वो सबसे पहले प्रभावित करती है। और लीवर को प्रभावित करने के बाद वो मनुष्यों की ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करती है। उसमें रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करने के बाद क्या होता है? वहां पे स्पोरोजोइट्स में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद गेमीटोसाइट्स के रूप में वो कन्वर्ट होती हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है? गेमीटोसाइट्स जो है वो हमारे ब्लड में फैल जाती हैं और हीमोजोइन नाम का यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, जिससे जब हीमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज होता है तो हमको बहुत जोर से क्या होती है? ठंड लगती है। उसके बाद क्योंकि अब हमारे ब्लड में इसके गेमीटोसाइट्स मौजूद हैं, अब अगर कोई सामान्य मच्छर, सामान्य का मतलब आपका फीमेल यदि पैरासाइट जो है सक करती है हमारे ब्लड को, यानी संक्रमित व्यक्ति को यदि कोई मच्छर काटता है तो उस मच्छर के गट वॉल में ये पहुंच जाते हैं गेमीटोसाइट्स, और वहां पे oocysts जो है डेवलप होते हैं गट वॉल में। और उसके बाद क्या होता है? स्पोरोजॉइट्स का डेवलपमेंट हो जाता है oocyst में, और उसके बाद फिर से स्पोरोजॉइट्स जो है वो गट वॉल में डेवलप होने के बाद सलाइवरी ग्लैंड्स में चले जाते हैं और वहां से फिर से यही चक्र शुरू हो जाता है। तो आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से। मैं पिछले 10 सालों की बात नहीं करूंगी, 10-20 सालों से, 25 सालों से भी प्लाज्मोडियम आपका है सिलेबस में और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में हमेशा रहा है। तो इससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लेवल पे भी और आपके कंपटीशन के लेवल पे भी। आपके अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, तो अगर आप चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं बच्चों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं नीट, एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उसमें भी आपका ये लाइफ साइकिल जो है इम्पोर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हैं। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसमें आप ये वाला मैंने आपको डायग्राम बनाने को बोला था कि इस तरीके का डायग्राम अगर आप अपनी आंसर शीट में लिखते हैं, बनाते हैं, तो एग्जामिनर जो है कभी भी आपके मार्क्स नहीं काटता और आपको एफर्टलेस चेकिंग के बाद एफर्टलेस मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं।
मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो होता है बच्चों, इसमें मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबान मानव और एनोफ्लीज की आवश्यकता होती है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छरों के काटने से स्पोरोजॉइट्स का इंजेक्शन लगाने से शुरू होता है और परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर दोगुना किया जाता है और फिर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं आरबीसीज पर ये हमला करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप उनको टूटना होता है। उसके बाद क्या होता है, फटे हुए आरबीसी से हीमोजोइन नाम का एक विषैला पदार्थ निकलता है। कौन सा पदार्थ निकलता है ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट, आप इसको इसके ऊपर आईएमपी इंपॉर्टेंट लिखेंगे। हीमोजोइन नाम का जब भी विषैला पदार्थ निकलता है तो उस समय पे ठंड लग के तेज बुखार जो है वो व्यक्ति को आ जाता है और ये तब होता है जब आरबीसी क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं। के बाद संक्रमित मानव से परजीवी रक्त को काटने और चूसने के दौरान एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में प्रवेश करता है। एनोफ्लीज मच्छरों के शरीर में और क्या होता है, और विकार हो जाता है। मादा मच्छर जो है वो ब्लड के भोजन के साथ गैमेटोसाइट्स को ले लेती है। मच्छर की अंत में क्या होता है, आंत में युग्मक और निषेध युग्मक होता है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो कहाँ हो गई थी, मनुष्य के शरीर में, लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है और जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मच्छर की आंत में होता है। ये स्पोरोजॉइट्स मच्छर की लार ग्रंथि में चले जाते हैं और जब मच्छर काटता है तो फिर ये स्पोरोजॉइट्स जो है वो मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अमीबियासिस, आई होप सभी बच्चे साथ साथ में जिन्होंने नहीं किया है वो नोट करते चलेंगे। अमीबियासिस जो है वो एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका नाम का प्रोटोजोन परजीवी है जो आदमी की बड़ी आंत को प्रभावित करता है और मक्खियों से फैलने की इसकी संभावना होती है। पानी और भोजन का, यदि पानी और भोजन जो है मल से संदूषित हो जाए, है ना, तो इससे लूज मोशन होता है और पेट में दर्द होता है। ज्यादा म्यूकस जो है और रक्त के थक्के के साथ मेल, मल का आना, ये इसके लक्षण हैं। इसके बाद एक और रोग के बारे में मैंने आपको बताया था जो है एस्केरियासिस। इसका रोगजनक जो है वो एस्केरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स है जो एक प्रकार का निमेटोड है। प्रभावित अंग इसके हैं मनुष्य की आंत। प्रेषण इसका है दूषित पानी, सब्जियां और फल। और लक्षण इसका क्या है कि आंतरिक रक्तस्राव होना, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होना हमारे शरीर में, और मसल्स में पेन होना, बुखार का होना, एनीमिया का होना और आंतों के मार्ग की रुकावट। क्लियर है सभी बच्चों को। इसमें आपका फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस नाम का भी रोग है जिसमें रोगजनक है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मलाई। निमेटोडल पैरासाइट है ये। प्रभावित अंग है इसका लसिका तंत्र, जेनाइटल ऑर्गन्स, और संचरण का तरीका है इसका संक्रमित मादा मच्छर के काटने से। लक्षण इसका क्या है, निचले अंगों की असामान्य सूजन से, अंडकोश और लिंग की, पुरुषों में जेनाइटल्स की असामान्य सूजन जो है वो इसका लक्षण है। इसके बाद मैंने आपको रिंग वर्म यानी कि दाद के बारे में बताया था। हम थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी आपको ये सारा करा दिया है। आज हम जस्ट क्विक रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे। रिंग वर्म का आप व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता का रख रखाव करके, व्यक्तिगत स्वच्छता में स्वच्छ पेयजल, खाद्य, सब्जी और फल का सेवन सम्मिलित है। शरीर को साफ रखने से हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके के रोगों से बचे रह सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद आपको मैंने बताया था प्रतिरक्षा के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या होती है सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। इम्यूनिटी एक ऐसा लक्षण है जिसमें आप क्या करते हैं, आपके शरीर में कोई रोग हो जाने पर आपका शरीर कैसे लड़ता है। इम्यूनिटी है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। आई होप सभी बच्चों ने नोट जरूर किया होगा, जिन्होंने नहीं नोट किया है वो आप नोट कर सकते हैं। इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी जिसे हम सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, जो आपके शरीर में बचपन से होती है, या हम जिसे कहते हैं कि हमारे जन्म के साथ ही हमारे पास वो मौजूद होती है। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो जिसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब है जैसे किसी भी शिशु का जन्म होता है जैसे ही, तो हॉस्पिटल में उसको बर्थ टाइम पर ही बीसीजी का टीका लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आपको जन्म से ही उपार्जित प्रतिरक्षा दी जा रही, अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा, इन दोनों के बारे में, जो सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा है ये बाय बर्थ होती है। इनेट इम्यूनिटी में 4 तरीके के बैरियर्स होते हैं,
पहला आपका है बच्चों, इनेट इम्यूनिटी में 4 तरीके के आपका बैरियर्स होते हैं। पहला आपका फिजिकल बैरियर्स, जिसमें आपका स्किन मेन बैरियर का काम करता है। ये सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकता है और आपके रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट की इपिथेलियल लाइनिंग में जो म्यूकस कोटिंग होती है वो क्या है, एक फिजिकल बैरियर का काम करती है। दूसरा आपका है बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसमें स्टमक में एसिड आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आपके मुंह में पाए जाने वाली लार यानी कि सलाइवा जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर है। आईज में पाए जाने वाले टीयर्स यानी आंखों में आने वाले हमारे जो आंसू हैं वो भी हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। मतलब इनकी मौजूदगी, आंखों में आंसू की मौजूदगी, हमारे मुंह में लार की मौजूदगी और स्टमक में हमारे एसिड की मौजूदगी सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को, सूक्ष्म जीवों के डेवलपमेंट को, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में से एक है। इसके बाद सेलुलर बैरियर्स हैं, जिसमें आपका कोशिकीय स्तर पे हमारे ब्लड में मौजूद श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये सेलुलर बैरियर्स का काम करती हैं। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और टिश्यूज की मैक्रोफेजेस जो माइक्रोब्स के फेगोसाइटोस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये क्या है, सेलुलर बैरियर्स का काम करते हैं। उसके बाद साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, जिसमें वायरस द्वारा इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन्स को। इसको अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो जैसे अगर हमारे घर में कोई चोर आ जाए तो हम अपने पड़ोसी को फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे घर में तो चोर आ गया है, पर आप इससे बच जाइए, है ना। तो क्या रिलीज कर दिया हमने, इंटरफेरॉन्स, जो एक प्रकार का प्रोटीन है। जस्ट एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वायरस अगर किसी सेल को इन्फेक्ट कर देता है तो वो सेल जो इन्फेक्ट हुई है वो एक प्रकार का प्रोटीन सिक्रीट करती है, जिसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, और ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को वायरस से बचाती है। तो ये साइटोकाइन बैरियर्स का काम करते हैं। इसके अलावा अक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक मेमोरी बेस्ड, यानी कि रोगजनक विशेषता आपका मेमोरी बेस्ड होती है। यानी कि पहली बार जब रोगजनक के शरीर पर आक्रमण होते हैं तो शरीर क्या करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है, यानी कि प्राथमिक तौर पे जो रिस्पॉन्स करता है उसमें बी लिम्फोसाइट्स, बीटा लिम्फोसाइट्स जो है वो रिलीज होते हैं। और दोबारा अगर उसी रोगजनक के आक्रमण पर शरीर क्या होती है, हाई इंटेंसिटी में रहता है, और उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स के तौर पर, द्वितीयक रिस्पॉन्स के तौर पर क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स सिक्रीट होती हैं। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं बच्चों, पैथोजन के रिस्पॉन्स में जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, प्रोटीन की आर्मी को प्रोड्यूस करती हैं, जो क्या है, रोगजनक से या पैथोजन से लड़ सके। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनती हैं। क्या बनती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। और एंटीबॉडीज जो हैं वो कौन बनाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स के तौर पे, बी लिम्फोसाइट्स यानी कि बीटा लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करती हैं, ये खुद तो एंटीबॉडीज नहीं बनाती, लेकिन ये बीटा सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती हैं। क्लियर है सभी बच्चों को। अब आपका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसमें से 2 छोटी होती हैं और 2 बड़ी होती हैं। छोटी चेन्स को हम लाइट चेन्स कहते हैं और बड़ी को हम हैवी चेन्स कहते हैं। एग्जाम्पल है कुछ एंटीबॉडीज का, जैसे H2L2। तो H2 का मतलब 2 हैवी चेन्स और L2 का मतलब 2 लाइट चेन्स, है ना। स्क्रीन में आपको एंटीबॉडीज का ये डायग्राम जो स्ट्रक्चर है, इसको जब आप प्योर समझ के बनाते हैं तो आपको बहुत इजी लगता है। कभी कभी ये एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है कि एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम लेवलिंग के साथ बना करके दिखाएं, है ना। तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपको इसको आप अच्छी तरह से यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये एंटीबॉडीज जो हैं ये कहाँ पे पाई जाती है, ब्लड में पाई जाती है। इसीलिए इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ये 2 प्रकार के रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे एक तो अक्वायर्ड रिस्पॉन्स होते हैं, अक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में AMI कहते हैं।
अब इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो दो तरीके का होता है, ये आप जरूर नोट करेंगे। आपसे एग्जाम में आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और आपका ये नीट के एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और CMI का मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स को ये माध्यम बनाते हैं। तो ये आपका हो गया इम्यूनिटी। जब हार्ट, आईज या लिवर इस तरीके के ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम करना बंद कर देते हैं, है ना, तो सामान्य तौर पे हमारे मेडिकल फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा उन्नत है, तो क्या कराया जाता है बच्चों, अंग प्रत्यारोपण होता है। क्या होता है, अंग प्रत्यारोपण होता है। अब जो ये अंग प्रत्यारोपण होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर एक प्रश्न पूछा जाए ऐसा क्यों होता है कि अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी भी व्यक्ति का अंग लिया जाए, है ना, आंसर क्या है, नहीं लिया जा सकता है। उसके कुछ रीजन है, जैसे हमें एक तो ये तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हो गई, थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो गई। हम सामान्य ब्लड केवल हम खून चढ़ाने की बात कर लें। अब इस समय जैसे फीवर वगैरह चल रहा है, तो डेंगू में क्या होती है, प्लेटलेट्स डाउन होती है, सबको खून की जरूरत पड़ जाती है। तो खून भी अगर मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं है, अगर मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं है, तो भी एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया नहीं जा सकता। देखने में एक समान होता है, लेकिन ब्लड ग्रुप अगर डिफरेंट है या उसमें RH फैक्टर को मेंशन किया जाए वो डिफरेंट है, तो भी ब्लड भी नहीं चढ़ाया जा सकता। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें एक व्यक्ति का अंग निकाल करके दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो क्यों हर एक व्यक्ति का अंग हर एक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसका रीजन है इसमें टिश्यू मैचिंग ब्लड। देखो, टिश्यू मैचिंग होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए, RH फैक्टर का भी मैचिंग होना चाहिए। ये सब मैचिंग हो तभी हम किसी व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपण हो सकता है। इसीलिए सामान्य तौर पर परिवार के लोग ही अंग प्रत्यारोपण में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना अंग दे सकते हैं। जैसे एक हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, तो किसी की किडनी यदि फैमिली में खराब हो जाए तो हम अपने परिवार के सदस्य को, जैसे पति पत्नी को दे सकती है या पति पत्नी को दे सकता है या पत्नी अपने पति को दे सकती है। सामान्य तौर पर कोशिश क्या की जाती है कि पत्नी पति को और पति पत्नी को भी ना दे, पति के परिवार वाले पति को दें, मतलब अपने बेटे को, या अगर मान लीजिए किसी की वाइफ को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है तो उनके माँ बाप या उनके भाई बहन जिनका ब्लड रिलेशन है, क्योंकि पति पत्नी का आपस में ब्लड रिलेशन नहीं होता है। अगर बहुत कुछ मैचिंग हो तभी अंग प्रत्यारोपण हो सकता है, अदरवाइज फैमिली की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए परिवार के लोग ही अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अंग प्रत्यारोपण जब हम करते हैं उसके बाद भी हमारा शरीर, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हम अपने घर में रहते हैं, हमने अपना गेट बंद करके रखते हैं हम हमेशा, तो क्या हम किसी अनजाने व्यक्ति को ऐसे ही अंदर आने देते हैं? नहीं आने देते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है वो हमारे घर का व्यक्ति नहीं है। इसी तरह से हमारा शरीर भी क्या करता है बच्चों, सेल्फ और नॉन सेल्फ में भेद करना जानता है। कौन अपना है और कौन पराया है या कौन दूसरे का अंग है, उसमें भेद करना हमारा शरीर जानता है। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो जो नॉन सेल्फ है, यानी जो उस शरीर का खुद का अंग नहीं है, वो अपने घायल अंग के साथ जीने को तैयार है, लेकिन नया जो अंग प्रत्यारोपण हुआ है उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता हमारा शरीर। तब वो क्या करता है, जो अंग प्रत्यारोपित हुआ है उसको रिजेक्शन मोड में आ जाता है हमारा शरीर। और ऑर्गन के रिजेक्शन के लिए कौन सी क्षमता जिम्मेदार है? इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी ही किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऑर्गन को हमारे शरीर में ट्रांसप्लांट होने के बाद एडजस्ट करने नहीं देती। तो इसके लिए क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट होता है। क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ग्राफ्ट होता है। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी है जब कोई होस्ट एंटीजन का सामना करता है तो क्या बनती है बच्चों? एंटीबॉडीज बनती है। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपका है
एंटीजन लिविंग या डेड माइक्रोब्स। एंटीजन लिविंग या डेड माइक्रोब्स हैं और अदर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है? देखो, एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये होती है धीमी। एक्टिव इम्यूनिटी कैसी होती है बच्चों? एक्टिव इम्यूनिटी होती है धीमी, और धीमी होती है इसलिए अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने में ये टाइम लेती है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने में ये क्या लेती है? टाइम लेती है। क्लियर है? सभी बच्चों को इतना समझ में आया? जो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है बच्चों, ये भी नेचुरल, एक तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। अब ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव अब ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जो माइक्रोब्स के नेचुरल इन्फेक्शन के टाइम पर जो किसी भी सूक्ष्म जीव के नेचुरल इन्फेक्शन के समय पे शरीर में बनने वाली जो इम्यूनिटी है ना, शरीर में बनने वाली इम्यूनिटी क्या कहलाएगी? नेचुरल इम्यूनिटी। शरीर में बनने वाली इम्यूनिटी ये क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है नेचुरल नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब इसके अलावा आपकी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है। वो कैसी होती है? पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी एक्चुअल में क्या है? जब हमें इम्यूनाइजेशन होता है, यानी कि जो हमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बर्थ के बाद से, आप सभी को पता है कि टीकाकरण का कार्ड बनता है हमारा, है ना। तो तब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में डेवलप की जाती है। तो उस समय पे इम्यूनाइजेशन के टाइम पे माइक्रोब्स को जानबूझ करके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ना। और उसके फलस्वरूप जो इम्यूनिटी बनती है हमारे शरीर में, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन के टाइम पर क्या लिखेंगे? इम्यूनाइजेशन के टाइम पर जानबूझकर माइक्रोब्स को
हमारे शरीर में डाला जाता है और इससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कैसी कहलाती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। मतलब एक्टिव तो है लेकिन उसको आर्टिफिशियली हमारे शरीर में क्या किया गया है? इंजेक्ट किया, जिसका आप सभी को पता है एग्जाम्पल, हमें चेचक से बचने के लिए चेचक का टीका लगता है। आज के समय में कोविड से लड़ने के लिए हमारे पास कोविड का भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो वैक्सीन जो है वो इसी तरीके से आपके आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जाना। हमने क्विक रिवाइज भी किया चैप्टर को। आपने आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में जाना, जो हमें इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमें क्या किया जाता है? हमारे शरीर में किसी भी माइक्रोब को इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारा शरीर जो है आर्टिफिशियल तरीके से लेकिन एक्टिव उसकी प्रतिरक्षा जो है वो बरकरार रह सके, या नया हमारे अंदर ये क्षमता डेवलप हो जाए जिससे हम आर्टिफिशियली किसी भी माइक्रोब से लड़ सकें और नए नए रोगों से जो भी हमें इन्फेक्ट कर देते हैं उससे हमारा शरीर लड़ सके और लड़ करके हम बाहर आ सकें। आज की क्लास में इतना ही। आज की सेशन में बहुत ध्यान से आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में हम पैसिव इम्यूनिटी के बारे में विस्तार से जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।